Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of October 2024. तो गाइज आज है तारीख 29 अक्टूबर 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सांभर लेक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो कृष्णा रिवर के बारे में, कृष्णा नदी के बारे में पूछा गया है। कई बार हम लोगों ने कृष्णा रिवर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो तुंगभद्रा नदी है ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, यानी कि लेफ्ट साइड से ज्वाइन होने वाली सहायक नदी है कृष्णा नदी की। फिर आगे इसके बोला गया है जबकि मूसी नदी जो है ये इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो कृष्णा नदी है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई गुजरती है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जब थंबनेल देखा होगा तो आप सोच रहे होंगे कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे कोई रियल न्यूज़ है या नहीं है। बट मैं आपको बताता हूँ, आज से कुछ समय पहले या हम लोग बात करें सितंबर के महीने में भी कुछ ऐसा आर्टिकल हमने कवर किया था रिगार्डिंग टार्डीग्रेड। तो टार्डीग्रेड की जब बात करते हैं तो एक ऐसा जीव है जो कि दुनिया में आज के समय पर सबसे ज़्यादा मजबूत जीव है। चाहे कितना ही हाई टेम्परेचर हो, चाहे कितना ही लोवेस्ट टेम्परेचर पॉइंट क्यों ना हो, उसमें भी ये सर्वाइव कर सकता है, कई कई सालों तक बिना खाए रह सकता है। तो इसको लेकर लगातार बहुत सारी नई नई रिसर्चेस हमारे पास में आती रहती हैं। अभी रिसेंटली एक और नई रिसर्च इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश की गई है, ज़रा पहले ये सुन लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज के हमारे द हिंदू अखबार में क्या क्या चीज़ें हैं कवर करने के लिए। क्योंकि आपको पता है ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, यहाँ पर आप सीख जाते हैं पढ़ना कि कैसे हमें न्यूज़पेपर को कवर करना है, न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, क्या नहीं है। ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आर्टिकल्स को एनालाइज करने के साथ साथ हर एक आर्टिकल में क्या चीज़ें लिखने की होती हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं। कहने का मतलब है द हिंदू पेपर पढ़ने में अगर आपको परेशानी होती है, वीडियो के माध्यम से सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। यहाँ पे हम कंप्लीट A to Z पूरा पेपर कवर करते हैं। तो रिसेंटली दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट पब्लिश होती है जहाँ पे बताया गया कि एक्सी की जो टार्डीग्रेड है वो हाई लेवल के रेडिएशन को भी रेजिस्ट कर सकता है। अभी तक तो क्या था कि टार्डीग्रेड कितनी भी बड़ी भयंकर प्रॉब्लम को सह सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर बात यह है कि रेडिएशन ही क्यों ना हो उसको भी यहाँ पर यह सह पाएगा। और ये कहीं ना कहीं जो नई स्टडी आई है दोस्तों, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कारगर साबित हो सकती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि आखिरकार ये जो टार्डीग्रेड्स है ये रेडिएशन से अपने जीन को कैसे इंप्रूव कर पाते हैं, वो समझ के वही चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो स्पेस में जाते हैं, है ना, वो भी रेडिएशन के शिकार बन जाते हैं। तो उनको कैसे बचाया जा सकता है, ये सब नई नई चीज़ें हमको पता चलेंगी, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अभी आप देख पाएंगे हाल ही में भी एक खबर कवर की गई थी। तो कहने का मतलब है ये आर्टिकल को लेकर हर 15-15 दिन में खबर आ रही हैं, तो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, डिटेल्ड एक 3D जो इमेज है पहले टार्डीग्रेड फॉसिल की वो यहाँ पर डिस्कवर की गई, जिसकी मदद से यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो बता सकते हैं कि जो ये टार्डीग्रेड्स हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए और कैसे आज के समय पर ये कितना ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट क्यों ना हो उसको भी झेल सकते हैं। सवाल यह है कि सर टार्डीग्रेड्स होते क्या हैं। जो आपने एग्जैक्टली अभी थंबनेल का फोटो देखा था ना, वही जीव को हम टार्डीग्रेड बोलते हैं। कई बार इनको वाटर बेयर भी बोल दिया जाता है या मॉस पिगलेट के नाम से भी इसको जानते हैं। बहुत ही छोटे साइज़ का 0.04 इंचेस का, इतना छोटा, इस वजह से इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल। और इसके 8 पैर बताए जाते हैं, यानी कि वैसे 4 पेयर हैं तो एक पेयर में 2 पैर, तो ऐसे 8 पैर इसके प्रेजेंट हैं। उसके अलावा ये एक फ्री लिविंग टाइनी इन्वर्टिब्रेट है। टाइनी जैसा आपको बता चुका हूँ क्योंकि 0.04 इंचेस का है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम, दिखाई भी ना पड़े इतना छोटा यहाँ पर है। तो एक इन्वर्टिब्रेट भी है जिसमें कोई ऐसी रीढ़ की हड्डी नहीं है।
और ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसे टार्डिग्रेड की जो स्पीशीज़ हैं ये लगभग 1300 के आसपास प्रजातियां हमारे दुनिया भर में देखने को मिलती हैं। उसके बाद टार्डिग्रेड्स को लेकर एक स्पेसिफिक बात यह भी बताई जाती है कि भाई इनको एक थिन लेयर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, एक पतला सा कह सकते हैं पानी का लेयर इनको चाहिए होता है अपने बॉडी के आसपास। तो ज़्यादातर ये पानी में भी पाए जाते हैं। अब पानी की लेयर क्यों चाहिए? ताकि अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन से ये बचा सकें, पानी की कमी से बचा सकें। क्योंकि वैसे अगर आप देखेंगे तो डिहाइड्रेशन के साथ में भी ये रह सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार का क्यों ना एनवायरमेंट हो उसमें यह रह जाएगा, चाहे समुद्र की कितनी ज़्यादा गहराई क्यों ना हो, चाहे वो रेत के टीले क्यों ना हो, सभी जगह पे ये टार्डिग्रेड्स आराम से सर्वाइव कर सकता है। ये वो टार्डिग्रेड आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये फोटो आपके सामने प्रेजेंट है। बताया ये भी जाता है कि चाहे कोई भी रेडिएशन, गामा रेडिएशन क्यों ना हो, उसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी क्यों ना हो, उसको भी दोस्तों यहाँ पर ये आराम से सह जाएगा। बिना खाना बिना पानी के 10-10 साल तक यहाँ पर ये जीवित रह सकता है। कुछ एक आध महीने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 10-10 साल तक ये जीवित रह सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो टार्डिग्रेड्स को कई बार अर्थ का अल्टीमेट सर्वाइवर बोला जाता है, या कई बार आप सर्च करेंगे वर्ल्ड टफेस्ट एनिमल तो यहाँ पे टार्डिग्रेड के बारे में आपको सभी जानकारी मिलेगी। साइज़ में आपको बता ही चुका हूँ, बहुत ही मिनिमम यानी कि 1 mm से भी अंडर इसका साइज़ देखने को मिलेगा। 4 पेयर्स इसके लेग्स के हैं। उसके अलावा 1300 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये पाया कहाँ पे जाता है? तो जो हमारे मॉसेस होते हैं, स्पेशली वो वाले प्लांट जिसमें ज़्यादा फ्लावर वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, या कोई हाई ऑल्टीट्यूड है, या समुद्र है, या बर्फ़ है, सभी जगह पे यहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को ये हैंडल कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे गर्मी हो रही है, बढ़ रही है लगातार। आज गर्मी में आप देख पाएंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हालत ख़राब हो जाती है। तो ये 150 डिग्री सेल्सियस आप इमेजिन कीजिए, 150 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर को यह हैंडल कर सकता है, यानी खौलते पानी में भी जीवित रहेगा। और जब बात आती है ठंड की तो -272 डिग्री सेल्सियस से भी कम का टेम्परेचर यहाँ पर ये झेल सकता है। तो चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना हो, चाहे कितनी गर्मी ही क्यों ना हो, या कोई अंतरिक्ष ही क्यों ना हो, स्पेस वैक्यूम क्यों ना हो, रेडिएशन हो, कोई ह्यूज प्रेशर हो, उसको भी ये सर्वाइव कर सकता है। फिर यहीं पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है क्रिप्टोबायोसिस, यानी ये उस कैटेगरी का एनिमल है जो मैंने बताया कि सालों साल लगभग 10-10 साल तक डिहाइड्रेट भी रह सकता है। पानी मत दो इसे, कोई बात नहीं, बिना पानी के बिना खाने के 10-10 साल रह सकता है। ये कंडीशंस हैं टार्डिग्रेड की। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे की बात सुनिए। अब टार्डिग्रेड जो है ना, एक प्रकार का, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रोमोफाइल, ऐसी कैटेगरी वाले एनिमल में आता है। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये एक्स्ट्रोमोफाइल क्या होते हैं? एक्स्ट्रोमोफाइल दोस्तों वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जैसे टार्डिग्रेड। ऐसे और भी कई सारे प्रकार के एनिमल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है ना एक्स्ट्रोमोफाइल, ये ध्यान में रखिएगा। तो टार्डिग्रेड का ये फोटो मैं आपको ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूँ, है ना। उसके अलावा फिजिकल फीचर की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ का है और टफ सा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बताया जाता है। और उसके अलावा ये जो टाइनी सी बॉडी है ना दोस्तों इनकी, इसको एक स्पेशल फीचर में कवर किया जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से सपोर्ट मिलता है टार्डिग्रेड्स को। अब ये वाला स्केलेटन कौन सा होता है? ये हड्डी का ढांचा वो होता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है ना। फ्लूइड के कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं हेमोलिम्फ। ये ध्यान में रखिएगा। मतलब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर में कोई भी हड्डी नहीं है। कोई हड्डी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। वैसे ही यहाँ पर आपका टार्डिग्रेड भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इनका जो माउथ का हिस्सा है ना, अगर आप ये मुंह देखोगे ऊपर से तो एक स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट है जिसको यहाँ पर एक नाम दिया जाता है। इस नाम को ध्यान में रख सकते हैं। इसका नाम है ब्यूकोफैरिंजियल एपरेटस। ये इनका माउथ पार्ट है। और ये माउथ पार्ट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी माउथ से इनको ताकत मिलती है कि जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं या जितने दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जितने भी पोषण होते हैं उसको अपने अंदर ये सक कर लेता है ना। उनके न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर खींच लेता है। तो ये यहाँ पर इसके माउथ के स्पेशल पार्ट्स के बारे में डिस्कशन हो गया, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बारे में पता चल गया। लेकिन आज कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो ये बताता है कि ये ही टार्डिग्रेड चांद तक पहुँच चुके हैं, चांद को पल्यूट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। कहोगे चांद तक कैसे पहुँच गए? क्योंकि आज से लगभग कुछ साल पहले, 2019 से पहले की यहाँ पर एक खबर आपको देखने को मिलेगी। इजराइल ने अंतरिक्ष में अपना एक मिशन जो है वो लॉन्च किया था।
तो इसराइल का यहाँ पर जो अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च किया गया था ये वो आप देखने को मिलेगा, इसराइल का बेयरशीट मून लैंडर, जहाँ पे इनका मेन टारगेट था कि इस प्रकार का जो लैंडर है 4 टांगों वाला वो चांद पे ही उतारेंगे। इन्होंने लॉन्च तो कर दिया, चांद तक पहुंचा भी लैंडर, लेकिन जाते जाते चांद पे वो क्रैश कर गया। जैसे ही वो क्रैश करा टार्डिग्रेड्स फैल गए। कहोगे टार्डिग्रेड्स फैल गए क्या, क्या मतलब है? मतलब यह है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इसी लैंडर के अंदर में टार्डिग्रेड्स रख के भेजे थे देखने के लिए, सर्च करने के लिए क्या यहाँ पर टार्डिग्रेड सर्वाइव कर पाएंगे क्या। हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ टार्डिग्रेड दोस्तों यहाँ पे इस मिशन में रखे गए थे, लेकिन हुआ क्या, ये क्रैश कर गया। क्रैश करने के बाद बताया जा रहा है कि ये जो टार्डिग्रेड का टैंकर है वो वहाँ पर फट गया होगा, जिसकी वजह से टार्डिग्रेड्स जो है चांद पर भी पहुँच चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये बेसिक डिटेल्स को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने टार्डिग्रेड्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारी डिटेल डिस्कस की, ऐसे में आपको अभी न्यूज़पेपर के हर एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा विद प्रॉपर डिटेल्स, बैकग्राउंड नोट्स बनाने की जो टेंशन होती है आपकी वो दूर हो जाती है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि इस ग्रुप में आपको एक ऐसा PDF मिलता है जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहां पे सारे के सारे करंट अफेयर का डेटा रेगुलर बेसिस पर अपडेट होता है। तो किसी दिन हम अखबार नहीं पढ़ पाए, नोट्स नहीं बना पाए, कोई टेंशन नहीं, आपका डेली बेसिस पे डेटा तैयार होता रहेगा, कोई भी करंट अफेयर का कंटेंट छूटेगा नहीं। तो दोस्तों ये सब बेनिफिट्स आपको इस ग्रुप में मिल जाते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक वो चैनल प्रेजेंट है, वो ग्रुप रहेगा, तब तक आपको वहाँ पे उसमें बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। और ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, सिंपल सा है, व्हाट्सएप पर जाना, वहाँ पे जाके आपको एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर मैसेज कर देना। ये नंबर है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज करोगे, रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी यार एक छोटा सा काम जरूर करना, मेक श्योर करो वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, आप सभी लोग मिलकर इतना सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, सो ज़रूर से करिएगा। चलिए बाकी हैप्पी धनतेरस, सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्पेशली उन लोगों से जो दिल्ली में जाके तैयारी कर रहे हैं, अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, बहुत ज़्यादा गहराई से यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि घर चले जाना और जो फेस्टिवल है उसको फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना। 2-3 दिन की बात है, कोई बात नहीं। कई एस्पिरेंट होते हैं कि लगे रहे हैं और अब मैं पेपर क्लियर करने के बाद जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, पेपर क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर फेस्टिवल नहीं छोड़ना है। घर पे सब फैमिली अकेली रहती है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। 1 साल मेरा हुआ था बहुत पहले, लगभग कह सकते हैं 2019 से भी पहले का एक ईयर ऐसा था यार, मैं भी नहीं गया था, बहुत बुरा लगा था और बहुत ज़्यादा, मतलब कि आज भी लगता है कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ऐसा नहीं करना, घर पे जाना और अपना जो थोड़ा बहुत टाइम है पढ़ाई का वो मिलता रहेगा, डोंट वरी, 1-1 घंटा तो निकाल ही सकते हो यार, थोड़ा बहुत निकालना है, थोड़ा बहुत अपने आप को अपडेट करना है रेगुलर बेसिस पे, ताकि वो जो हैबिट है वो बनी रहे, वो हैबिट ख़राब ना हो। और फिर उसके बाद 3 दिन बाद जो अपना पूरा सेलिब्रेशन हो जाएगा दिवाली का, उसके बाद वो वापस से पढ़ाई के साथ में लग जाना, है ना। इससे जो हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, उनको दुख नहीं होगा कि हाँ यार हमारा बच्चा साथ में नहीं है, ठीक है। वैसे बता सकते हो कौन कौन घर से दूर दिल्ली जाके प्रिपरेशन कर रहा है और वो लोग यहाँ पर डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से एक बार बता सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आज का सेशन होगा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, क्योंकि आज हमारे न्यूज़पेपर में कई सारे आर्टिकल हैं। पेज नंबर 1 पे सबसे पहले एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, भारत और स्पेन दोनों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन के ट्रूप्स के ऊपर में जो अटैक हुआ है लेबनान में, उसकी निंदा की है। समझेंगे यहाँ पर कि यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान क्या है, कैसे काम करता है। और अभी कल मैंने आपको C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में बताया था, तो उसको लेकर अपडेट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अगली यहाँ पर खबर दोस्तों उसके अगले ही पेज पर प्रेजेंट है, जहाँ पर हेमा रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि हेमा रिपोर्ट से क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय पर। मेंस में सवाल कैसे बनेगा, प्रीलिम्स में कैसे बनेगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस रिपोर्ट से रिलेटेड अभी 26 लोगों के ऊपर में FIR किया गया है, ठीक है। केरला के जो मलयालम इंडस्ट्री है, स्पेशली जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें जो चीज़ें हो रही हैं वेमेन के साथ में, वो सब इस रिपोर्ट के अंदर में कवर की गई हैं। बहुत विस्तार से आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। देन
एक एडिटोरियल आज के अखबार में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा काम का है। इस एडिटोरियल में डिस्कशन हुआ है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन इन जुडिशरी। जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, यहाँ पर महिलाओं का इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है नहीं, और इसमें कई सारी समस्याएं हैं और उसके पीछे के कई सारे कारण हैं। फिर लास्ट में राइटर ने सोल्यूशन भी दिए हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वेमेन के रिप्रेजेंटेशन को जुडिशरी में बढ़ाने के लिए। अच्छा एडिटोरियल है। देन उसके बाद अगला एडिटोरियल बात करता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की जब बात होती है तो किस तरीके से आज के समय पर जो बच्चे हैं वो कई सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। हमारे टीचर को कई बार प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है ना। अब बच्चा जो क्लास में बैठा है, कोई बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी दूसरी है, कोई बच्चे की दूसरी है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, वहाँ पे जो बच्चा दिखाया गया उस मूवी में वो डिसलेक्सिया नाम की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जो सही से लिख नहीं पाता, वर्ड्स में कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है, उल्टे वर्ड्स लिख देता है ना। तो ऐसे भी कई सारे बच्चे रियलिटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन उस लर्निंग डिसेबिलिटी से हम कैसे लड़ सकते हैं, उन बच्चों में कैसे सुधार किया जा सकता है, वो राइटर ने एक बहुत शानदार तरीके से डिस्कस किया है। ये भी हम कवर करेंगे। फिर हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर आएंगे दोस्तों, तो इलेक्शंस के अंदर में जो खर्चा होता है वो कितने मैसिव लेवल में हो रहा है। यूएस और इंडिया के इलेक्शंस एक्सपेंडिचर को कवर किया गया है, बट यहाँ पे जो डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखिएगा कि आखिरकार हमें क्या क्या करना चाहिए और इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स में स्पेशली समस्याएं क्या क्या देखने को मिलती हैं। और इसी आर्टिकल के नीचे एक और आर्टिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट चैलेंजेस डज इंडियाज फेस इन फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स। भारत जो यहाँ पे खाद इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आज के समय पर हम फेस कर रहे हैं वो समझेंगे। नैनो यूरिया, लिक्विड यूरिया, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा काम का टॉपिक आपका ये देखने को मिलेगा। तो आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादातर आर्टिकल काम के हैं। फिर उसके अगले पेज पर एक और टॉपिक है जहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा के सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर में दोस्तों अभी कुछ फीमेल टाइगर को रिलीज़ किया गया है। तो हम समझेंगे यहाँ पर टाइगर के बारे में, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। देन बिजनेस पेज पर आएंगे तो बिल्कुल ऊपर ही एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा काम का। यहाँ पे बात हो रही है साइक्लिकल स्लोडाउन के बारे में। तो दोस्तों ये जो साइक्लिकल स्लोडाउन है ये क्या है, क्योंकि इंडिया की जो इकॉनमी है वो साइक्लिकल स्लोडाउन में एंटर कर रही है ऐसा बताया जा रहा है। जहाँ पे लोगों की इतनी कमाई हो नहीं रही है, डिमांड्स मार्केट में कम होती चली जा रही हैं, सैलरीज यहाँ पे बढ़ नहीं रही हैं, बट यहाँ पर महंगाई इंक्रीज़ हो रही है। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट कवर करे गए हैं। तो साइक्लिकल स्लोडाउन क्या होता है, साथ ही साथ में साइक्लिकल स्लोडाउन और स्ट्रक्चरल स्लोडाउन के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये समझेंगे। तो इकॉनमी का एक रेलिवेंट टॉपिक है, इसका भी कवरेज होने वाला है। देन उसके बाद आज के साइंस एंड टेक के पेज पर एक और बहुत ज़्यादा काम का आर्टिकल है जहाँ पे कुछ मेडिसिनल फूड्स को कवर किया गया है। कुछ ऐसे फूड्स जो दोस्तों जिसका इंपॉर्टेंस होता है हमारे बॉडी में, जिसमें अश्वगंधा है, लेमन है, उसके अलावा टर्मरिक यानी कि हल्दी वगैरह कवर की गई है। तो इन फूड्स के बारे में बताऊँगा। उसके साथ साथ यहाँ पर इन फूड्स को लेकर आज के समय पर कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ऐसे सवाल बनते हैं। अब की बार 2024 के प्रीलिम्स में कोकोआ प्रोडक्शन पूछ लिया था भाई, एक क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया था, पता है नहीं पता है। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं, तो उसको भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। ये मैंने आपको इंडेक्स बता दिया। तो दोस्तों पेज नंबर 1 पे सबसे पहला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा ये वाला। भारत और स्पेन दोनों ने मिलकर अभी लेबनान में जो अटैक हुआ है जिसमें कुछ यूएन ट्रूप्स की जान गई है, उसको लेकर यहाँ पे अपनी चिंता व्यक्त की है, निंदा की है। देखो होता यह है कि हम देख पा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, वेट एक बार मैप पे चलते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये वाला मैप तो आपके फ़ोन में होगा ना। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मेंशन करते हैं कि सर यहाँ पे जो आप मैप यूज़ करते हैं वो मैप मिलता नहीं है ग्लोब वाला। ये वाला मैप आपके मोबाइल में प्रेजेंट है नहीं है, ये तो होगा आपके मोबाइल फ़ोन में। मैप नाम का एक एप्लीकेशन, उसको ओपन कर लो, इसमें देख लिया करो सब चीज़ों को, बहुत आराम से यहाँ पर आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। अब देखिए जैसे हमें यहाँ पर लेबनान की साइड में जाना है, अगर हम उसे कवर करना है तो ये है इंडिया, हमें चलना है किधर, मिडिल ईस्ट की साइड में। तो इस तरीके से यहाँ पर आएंगे मिडिल ईस्ट की साइड में और इसको हम लोग करते हैं जूम। अब यहीं पर दोस्तों आपको क्लैरिटी मिल रहेगी, ये है यहाँ पर इजराइल और ये रहा ऊपर लेबनान, इनके बीच में ये है यहाँ पर बॉर्डर। अब होता क्या है कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार डिस्प्यूट चल रहा है किस किस के बीच में। ये इजराइल है, इधर यहाँ पे गाज़ा पट्टी आपको दिख रहा होगा, तो गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच में डिस्प्यूट चला। उसके बाद में ये जो युद्ध है धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद में ईरान और इजराइल के बीच में डिस्प्यूट इंक्रीज़ हो गया। देन उसके बाद में लेबनान के अंदर में जो इसका सदन वाला सेक्शन है, ये सदन वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे हिजबुल्ला नाम का एक ग्रुप है और उस हिजबुल्ला की साइड से भी इजराइल के ऊपर में लगातार रॉकेट्स फायर करे गए हैं, जिसके रिटेलिएशन में इजराइल ने भी रॉकेट्स फायर किए हैं, हिजबुल्ला के चीफ को मार दिया है। ऐसी आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। तो इजराइल के अटैक लगातार लेबनान पे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेबनान को बुरी तरह से इन्वेड किया है इजराइल ने।
तो अभी एग्जैक्टली हुआ यह है कि इसी वाले रीजन में यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपर्स हैं, पीस कीपर फोर्स आपको पता है ना, यूएन की कौन सी बॉडी है वो, जिनका मेन काम है कि जगह जगह पे उन देशों में तैनात किया जाता है उन फोर्सेस को जहाँ पे बहुत ज़्यादा अशांति है, कोई लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है। तो ऐसी जगह पे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को तैनात किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स आपकी देखने को मिलती है, इस फोर्स में कौन कौन लोग होते हैं? इस फोर्स में दुनिया भर के कंट्रीज से कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, दुनिया भर के कंट्रीज से लोग जाते हैं, इसमें सर्व करते हैं। तो भारत से भी कई सारे लोग हैं जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में काम कर रहे हैं, अलग अलग देशों से भी यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। तो इंडिया के भी कई सारे लोग यहाँ पे दोस्तों इस समय पर इस वाले रीजन में तैनात किए गए हैं। तो अभी यहाँ पे कंसर्न दिखाया गया कि इजराइल के माध्यम से जो अटैक किया जा रहा है लेबनान के ऊपर में, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इतनी बढ़ सकती हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो यहाँ पर एक बॉडी जिसको हम बोलते हैं UNIFIL, ध्यान में रखिएगा ये क्या है, ये हमारा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की तरह ही काम करने वाली बॉडी है। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो लेबनान वाले साइड पे इसको जो तैनात किया गया इसका नाम UNIFIL है। ध्यान रखिए, अब की बार मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो होता यह है कि इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी है। भारत के 900 से ज़्यादा लोग प्रेजेंट है जो सर्व कर रहे हैं, जो उस एरिया में शांति बनाने के लिए गए हुए हैं। और अलग अलग देशों का प्रेजेंस है, स्पेन के भी कई सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं इसके अंदर में। तो वही बोला जा रहा है कि भैया जो इजराइल अटैक कर रहा है ज़रा संभाल के। अब प्रॉब्लम्स ये हैं कि भाई यहाँ पे कि जो UNFIL के लोग हैं वो ना मारे जाएं। इंडियंस की यहाँ पर सबसे बड़ी आज के समय पर एक बहुत बड़ी टेंशन देखने को मिलेगी। तो वो चीज़ इस आर्टिकल में एक्सप्लेन की गई। फिर दूसरी साइड अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी अटैक हुआ है UNFIL के ऊपर में, उसकी निंदा की है दोनों देशों ने, यानी इंडिया और स्पेन ने। कहोगे स्पेन क्यों निंदा कर रहा है? क्योंकि अभी आपको पता होगा स्पेन के प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे ये पीछे, और यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी देखने को मिल रहे हैं। तो स्पेन के जो प्रधानमंत्री जिनका नाम है पेड्रो सैंचेस, ये प्रधानमंत्री अभी भारत आए हुए हैं। अब भारत में आए हैं ताकि भारत के अंदर गुजरात में कल टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जो पूरा एक कह सकते हैं जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली बात है, उसका उद्घाटन किया गया है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और वो स्पेन और साथ ही साथ में इंडियन PM ने मिलकर किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में हम C-295 एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं, एक ऐसे एयरक्राफ्ट जो हमारी इंडियन नेवी को सपोर्ट करेगा। समझ गए? तो ये यहाँ पर कवर किया गया। तो जब ये पूरा इवेंट चल रहा था उसी दौरान यहाँ पर स्पेन और इंडिया ने मिलकर इसकी निंदा की। अब सवाल यह है सर कि UNFIL में आज के समय पर कौन कौन प्रेजेंट है? बताया यह जाता है कि अभी जो इजराइल ने ऑफेंसिव अटैक्स करे हैं इसमें UNFIL चपेट में आ गया, और इसमें कई सारे यहाँ पर जो पीस कीपर्स हैं वो टारगेट बन चुके हैं इजराइल डिफेंस फोर्स के। और इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। भारत के लगभग 903 कितने 903 ट्रूप्स ऐसे हैं जो UNFIL के अंदर में प्रेजेंट हैं, और स्पेन के भी लगभग 676 सोल्जर्स हैं जो कि इसमें सर्व कर रहे हैं, और ये सब लोग आज लेबनान वाले बॉर्डर पर तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर इजराइल अटैक करेगा तो इनकी जान भी जा सकती है, जो हमारे लिए कंसर्निंग सिचुएशन होगा। तो वो यहाँ पर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, बाकी दूसरी साइड से मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई कल हम लोगों ने, यानी हमारे देश में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स खुल चुका है जहाँ पे C-295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, स्पेन की मदद से बनाए जाएंगे, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होगी। तो भारत मैन्युफैक्चर करने के बाद में इस वाले एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी करेगा आगे भविष्य में, ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ में PM मोदी ने यह भी स्टेटमेंट दिया है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो पिछले कुछ समय पर 30 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है पिछले 10 सालों में। आज जो हमारा देश है दोस्तों वो लगभग 100 से ज़्यादा देशों को अलग अलग हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा टारगेट ये होगा कि जो ये टाटा एयरक्राफ्ट होने वाला है, इस एयरक्राफ्ट को हम बनाकर इसको भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे आगे अलग अलग देशों में। तो इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट इंप्रूव होगा। समझ गए? तो इस आर्टिकल में 3 से 4 चीज़ें निकल कर आती हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं? सबसे पहले तो आपको UNIFIL के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पर इंडिया स्पेन के थोड़े बहुत संबंध पता होने चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्या सर? पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो कल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि आज ये उद्घाटन होगा, तो कल वो सब कुछ हो चुका है और आज दोबारा से ये न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ी काम की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर UNIFIL क्या है? अब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको रट लेना, गोल के पी लेना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना तो UNIFIL ये भी एक पीस कीपिंग फोर्स है जो स्पेशली लेबनान के अंदर में काम कर रही है।
ठीक है, स्पेशली लेबनान में काम कर रही है। लेबनान के लिए सेपरेट बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। किसने सेटअप किया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जो कि पूरे दुनिया भर में यूएन पीस कीपिंग मिशन चलाते हैं ना, तो उन्हीं ने यहाँ पर इस पीस कीपिंग फोर्स को तैनात किया है। समझ गए? अब ये सब कब हुआ? जब इसराइल ने 1978 में पहली बार लेबनान को इन्वेड किया, उसके बाद यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, देन उसके बाद जाके ये पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ पे तैनात किया गया था। और फिर उसके बाद में एक 34 दिन का युद्ध चला था लेबनान और हिजबुल्ला के बीच में, मतलब लेबनान में हिजबुल्ला था और दूसरी तरफ इसराइल था। इनके बीच में 2006 में 34 दिन का युद्ध चला, जिसमें लगभग 1100 से ज़्यादा लेबनीज के लोगों की जान गई, यूएनएफआईएल के लोगों की भी यहाँ पर जान गई। तो दोस्तों यहाँ पर यूएनएफआईएल के लोगों को तैनात किया गया ताकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी जब हम लोग बात करते हैं पीस कीपर्स की, तो यूएनआईएफआईएल में लगभग 10,500 पीस कीपर शांति बनाने के लिए लोग प्रेजेंट हैं, जो कि अलग अलग 48 देशों से आते हैं। और भारत का कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, 900 से ज़्यादा सोल्जर्स यहाँ पे भारत के प्रेजेंट हैं। जो सबसे ज़्यादा लोग यूएनआईएफएल में, यानी सबसे ज़्यादा देश से जो सोल्जर्स प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर यूएनआईएफएल में, वो कौन कौन से देश से प्रेजेंट है? तो इसमें आता है आपका इंडोनेशिया, इटली, इंडिया, नेपाल और चाइना। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में सोल्जर्स भेजते हैं इस पीस कीपिंग फोर्स के अंदर में, ध्यान में रखिएगा। बाकी इसको फंडिंग वगैरह कैसे मिलती है? तो इस बॉडी को फंडिंग मिलती है एक सेपरेट अकाउंट के माध्यम से। तो सेपरेट अकाउंट जो कि यहाँ पर जनरल असेंबली यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइड से सपोर्ट मिलता है। और वो जो सेपरेट अकाउंट है दोस्तों, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यूएनआईएफआईएल की, तो ये जो बॉडी है वो हमारे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा भी है। और ये पीस कीपिंग फोर्स आज दुनिया भर में तैनात है। तो जो भी फंडिंग का पूरा अरेंजमेंट है वो ये बॉडी करवाती है। और ये जो बॉडी है उसी के माध्यम से यहाँ पे यूएनआईएफएल को फंडिंग मिलती है और ये सभी लोगों को यहाँ पे ड्यूटीज़ पे रखा जाता है और लोग यहाँ पर लेबनान के अंदर में आज के समय पर शांति बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं। सिंपल हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी साइड आपको इंडिया और स्पेन के रिलेशंस को ध्यान में रखना है। तो अगेन चलिए, मैं आपको स्पेन मैप में दिख रहा होगा वैसे आपको, ये है इंडिया। आपको चलना है यूरोप की साइड में। तो यूरोप के लिए जाने के लिए आपको सबसे पहले पाकिस्तान, ईरान या मिडिल ईस्ट का रीजन है, इसको क्रॉस करना होगा, तुर्की को क्रॉस करना होगा। आ गए हम लोग कहाँ पे? यूरोप के अंदर में। इसी यूरोप में ये आपको दिख रहा होगा स्पेन। ठीक है, अभी हम स्पेन को जूम करेंगे तो आसपास स्पेन के कई सारे कंट्रीज़ हैं। कई सारे कंट्रीज़ क्या, 2 कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। स्पेन के ऊपर नॉर्थ में है फ्रांस और साउथ में आपको देखने को मिल जाता है पोर्चुगल। नीचे इसके मोरक्को आपको नज़र आएगा। स्पेन मोरक्को के बीच में लंबे समय से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते हैं। अब मोरक्को यहाँ पर एक अफ्रीकन कंट्री, आपको पता है, लेकिन आपको दिखेगा दोस्तों कि स्पेन और मोरक्को के बीच में एक पतला सा रास्ता है और ये पतला सा रास्ता 2 बड़े बड़े समुद्र के हिस्सों को जोड़ रहा है ना। यानी कि एक तो हमारा हो गया इधर अटलांटिक ओशन और दूसरा हिस्सा यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी का देखने को मिल जाता है। अब मेडिटेरेनियन सी तो वैसे दूर है, बीच में आपका टेरेनियन सी भी है, ये वाला समुद्र है। तो इन दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए यहाँ पर बीच में पतला सा रास्ता है और इसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। मैंने आपको बताया ना, ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। जब भी एक पतला सा रास्ता 2 समुद्र के हिस्से को जोड़ेगा तो उसको हम स्ट्रेट का नाम देते हैं। और तो ये जो स्ट्रेट है यहाँ पर स्पेन और मोरक्को के बीच में, वो कौन सा स्ट्रेट है? ये है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। बाकी दोस्तों पेज नंबर 5 पे आपको दूसरी इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिल जाएगी जो कि हेमा रिपोर्ट को लेकर कवर की गई है। क्या क्या बातें हैं? तो केरला की सरकार ने कल मंडे में इन्फॉर्म किया है हाईकोर्ट को, जो कि हाईकोर्ट एक मैटर देख रहा है। मैटर यह है कि भाई रिसेंटली एक हेमा कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को यहाँ पर काम सौंपा गया था जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, यानी कि केरला की फिल्म इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, उस फिल्म इंडस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करना। इस हेमा कमेटी ने रिपोर्ट में बहुत सारी कह सकते हैं चौंकाने वाले दावे करे। इस रिपोर्ट ने यह बोला कि इस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं कई सारी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। उनके साथ में कई प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको हैरेसमेंट भी फेस करना पड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री की यहाँ पर जो एक्ट्रेस हैं स्पेशली उनकी बात की जा रही है। तो अभी क्या हुआ है, 26 लोगों को लेकर यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जो मामला अभी चल रहा है कोर्ट में। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है हेमा रिपोर्ट को लेकर। ऐसे रिपोर्ट को लेकर सवाल बनता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यूपीएससी ने गाडगिल रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछा है नहीं पूछा है? याद करो। कस्तूरी रंगन कमेटी को लेकर यह सवाल पूछा है नहीं पूछा है? तो आप सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों, गाडगिल रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हेमा रिपोर्ट को लेकर भी सवाल बन सकता है। तो ये तो केवल न्यूज़ आर्टिकल है, लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल के पीछे बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये आप नीचे देख सकते हैं, हेमा कमेटी रिपोर्ट जो है ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर रिसेंटली रिलीज़ की गई और इसने ये बताया किस तरीके से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में
जो एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ में सेक्सुअल एब्यूज़, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या इनह्यूमन ट्रीटमेंट भी हो रहा है उन महिलाओं के साथ में। और ये जो यहाँ पर रिपोर्ट है इसका नाम हेमा कमेटी रिपोर्ट कैसे रखा गया, क्योंकि ये रिपोर्ट यहाँ पर लीड की है केरला हाईकोर्ट की जो जज हैं जिनका नाम है जस्टिस के हेमा, इनकी साइड से। इसमें कई सारे और भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे दोस्तों, क्या क्या थे आइए फटाफट कवर करते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि इसमें सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है। कहने का मतलब है केरला फिल्म इंडस्ट्री जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं जो महिलाएं हैं वो कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, रेप थ्रेट्स वगैरह फेस कर रही हैं, है ना। तो ये ऐसा शेमफुल एक्ट्स हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पे कास्टिंग काउच, ये एक बड़े प्रॉब्लम और बड़ी यहाँ पर शर्मनाक घटना देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो महिलाएं हैं इनको ज़बरदस्ती इनको फोर्स किया जाता है कि भाई अगर इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में जॉब चाहिए तो जॉब के बदले में आपको सेक्सुअल फेवर देना होगा। ऐसा कुछ यहाँ पर रिपोर्ट बताती है। जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये कई बार यहाँ पर फोर्स करते हैं फीमेल एक्टर्स को कि वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, समझ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो वेमेन यहाँ पे इनके ऊपर में फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए, वो एब्यूज़र्स के साथ में यहाँ पर वो काम कर रहेंगी। ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हैं बार बार उनके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि वो एब्यूज़र्स के साथ में काम करें। और भी कई सारी समस्याएं इसमें देखने को मिली हैं। जो पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकत हो रही है, ऐसा रिपोर्ट ने मेंशन किया। बहुत सारी जो फीमेल फिल्म वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगी वो अपने पेरेंट्स को लेकर आती हैं, क्लोज रिलेटिव को लेकर आती हैं सेट पे जब भी शूटिंग होती है। तो मतलब आप पेरेंट्स को लेकर जा रही हैं वो शूटिंग करने के लिए, तो क्योंकि उनको डर है सेक्सुअल डिमांड्स का, हैरेसमेंट का, तो यहाँ पर जो फैमिली है वो उनको सेव करे। इवन इतना ही नहीं दोस्तों, क्रिमिनल इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिलेगा। रिपोर्ट ये भी बोल रही है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारे क्रिमिनल इन्फ्लुएंस भी प्रेजेंट है। यानी इस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो कई बार शराब का यूज़ कर लेंगे, ड्रग्स का इस्तेमाल कर लेंगे, और देन उसके बाद में होटल्स में जाके जितने भी फीमेल आर्टिस्ट हैं उनके दरवाज़ों को यहाँ पर नॉक करने लगेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर फीमेल आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग रहता है, उनके लिए उनके अंदर यहाँ पर एक डर पैदा करता है। इतने ही नहीं, जितने भी यहाँ पर ये क्राइम्स दोस्तों ये सब आईपीसी के अंदर में कवर करे गए हैं। उसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वेमेन एट वर्क प्लेस करके एक नियम है, इसके अंदर में कवर करे गए हैं। उसके बावजूद भी ये सब कुछ यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ऐसे इंसिडेंट्स को फेस कर रही है। और ये सब डेटा सामने आया है कब, जब इसके ऊपर में एक इन्वेस्टिगेशन हुआ इस रिपोर्ट के माध्यम से, नहीं तो पहले किसी को कुछ नहीं पता था। रिपोर्ट्स के आने के बाद में कई सारी एक्ट्रेस ने फिर यहाँ पे क्लेम किया कि हाँ उनके साथ में भी ऐसा हुआ है। इतना ही नहीं, साइबर थ्रेट जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऑनलाइन हरासमेंट जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे वेमेन को फेस करना पड़ रहा है सिनेमा में। जो फीमेल और मेल आर्टिस्ट हैं कई बार साइबर बुली हो रहा है इनके साथ में, पब्लिक थ्रेट्स हो रहा है, डिफेम यहाँ पे करने की कोशिश किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज के समय पर एक ऐसा जगह बन चुका है जहाँ पे आप कुछ भी पोस्ट करोगे, अगर किसी को गिराना हो तो वल्गर कमेंट्स, इमेजेस, वीडियोज़ वगैरह यहाँ पर आप कह सकते हैं एक जरिया बन चुका है लोगों को ब्लैकमेल करने का। उसके अलावा फीमेल आर्टिस्ट के पास में कोई भी प्रॉपर फैसिलिटी भी नहीं है। इवन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ पर यह बोला जा रहा है एक फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर फीमेल के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, पीने का पानी नहीं, कोई प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। जब फीमेल वर्कर, मान लो कोई फीमेल आर्टिस्ट है जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर अपने सैनिटरी प्रोडक्ट्स वगैरह को यहाँ पर डिस्पोज करेगी या कैसे चेंज करेगी, ये सब समस्याएं उसके सामने आती हैं क्योंकि आपने कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी नहीं है। जो वर्किंग कंडीशन है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं मानवता से बाहर जा चुकी है। जितने भी जूनियर आर्टिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कम पैसा दिया जा रहा है। और जूनियर आर्टिस्ट कई सारे केसेस में अगर आप देख पाएंगे तो उनको एक कह सकते हैं ना मजदूरों से भी ज़्यादा बुरा उनको ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। 19 घंटे काम करवाया जा रहा है और प्रॉपर पेमेंट्स नहीं दी जा रही है, या प्रॉपर पेमेंट अगर मिलती भी है तो समय पर नहीं मिलती है। ये कुछ प्रॉब्लम्स इस इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे। ये बातें हेमा रिपोर्ट की साइड से मेंशन की गई हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है वो क्लियर हो चुकी होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस हेमा रिपोर्ट को लेकर, तो ध्यान में रखिएगा। सपोज़ यहाँ पे प्रीलिम्स में यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए तो किस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा ये आप देख पाएंगे। पूछा जा सकता है कि जो हेमा कमेटी रिपोर्ट है हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये बताइए। फिर आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे। पहला, क्या ये इन्वेस्टिगेशन को लेकर है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन करने को लेकर रिपोर्ट है, या जितना भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का उसका एनालिसिस करने के लिए है, या फिर जितना भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इंप्रूव करना है उसके रिकमेंडेशन के लिए है, या ऑप्शन नंबर डी, जितना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वेमेन का मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में उसको लेकर ये रिपोर्ट आई है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है।
हेमा कमेटी रिपोर्ट इसलिए तो आई है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वेमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी को यहाँ पे बताने के लिए। आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। ना अगली जो खबर है दोस्तों, ये बिजनेस पेज पे कवर की गई है। क्या मेंशन किया जा रहा है, जो साइक्लिकल स्लो डाउन है, कहने का मतलब है भारत की जो इकॉनमी है ये धीरे धीरे साइक्लिकल स्लो डाउन में एंटर कर रही है, जहाँ पे हमारी जो ग्रोथ है, हमारे देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो 6.7% से भी नीचे जाकर गिर सकती है। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि जो अर्बन कंजम्पशन है, लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं सामान के ऊपर, यानी कि जो डिमांड है मार्केट में वो कमज़ोर हो चुकी है, डिमांड्स लगातार कम होती चली जा रही है। वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कितनी बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। जितनी भी हमारी कंपनीज़ हैं दोस्तों, लगातार लोगों की जो सैलरीज़ हैं वो यहाँ पर कम करती चली जा रही हैं। अब एक तरफ लोगों के पास में सैलरी जो मिल रही है वो कम मिल रही है, और दूसरी तरफ जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो ज़्यादा है। तो भाई सैलरी कम है, महंगाई ज़्यादा है, तो कैसे कोई इंसान मार्केट में सामान खरीदेगा? ऑब्वियस सी बात है, डिमांड कमज़ोर ही रहेगी। लेकिन उस कमज़ोर डिमांड का इम्पैक्ट पड़ेगा इकॉनमी के ऊपर में। उसी को हम साइक्लिकल स्लो डाउन का नाम देते हैं। तो वही सिनेरियो भारत में आ रहा है धीरे धीरे, वो यहाँ पे समझाया जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर में। नाउ क्वेश्चन ये है, एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा? बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले आपको साइक्लिकल स्लो डाउन का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि इकॉनमी के अंदर मैं आपको पहले और हर बार बताता हूँ कि भाई इकॉनमी में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेगा। जैसे कोई इन्फ्लेशन पढ़ते हैं तो वहाँ से सवाल बन जाता है ना, CPI WPI इसको लेकर क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए साइक्लिकल स्लो डाउन क्या होता है, इसके पीछे के मेजर फैक्टर्स क्या होते हैं। फिर इसके साथ साथ इसी का एक जुड़वा कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रक्चरल स्लो डाउन, वो भी पता होना चाहिए। चलिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो आइए जानते हैं यहाँ पर ये साइक्लिकल स्लो डाउन क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा यार। बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ये जो स्क्रीन है स्प्लिट हो जाती है, नीचे कंटेंट हमको दिखाई पड़ रहा है, या हमें अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, बात अच्छे लगने के लिए नहीं है, कंटेंट कवर करने की ज़रूरत है ना। अब होता क्या है कि अगर मैं नॉर्मल PPTs वगैरह क्रिएट करता ना, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बहुत समय लगता है। और यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, लेकिन क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। जो प्रेजेंटेशन है वो आपको बेटर ना लगे, लेकिन कंटेंट आपको एकदम टॉप नॉच मिल रहा है। आपका न्यूज़पेपर के साथ साथ प्रॉपर नोट्स तैयार हो रहे हैं। और वहाँ पे क्या होता है, अगर मैं PPT क्रिएट करता दोस्तों, तो उसमें समय बहुत लगता है। अब समय लगेगा, और कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ना। और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें कवर भी हो पाती हैं। तो कहोगे सर कवर ज़्यादा चीज़ें थोड़ी ना करनी है, इंपॉर्टेंट करनी है। हाँ, तो इंपॉर्टेंट के साथ साथ हर एक चीज़ कवर भी तो होनी चाहिए ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वीडियोज़ के अंदर में, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आप देख पाते होंगे जो PPT का प्रेजेंटेशन है, वैसे मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर एनालिसिस इस चैनल पे 4-5 साल से कर रहा हूँ और पिछले 4 साल मैंने ऐसे ही किया है एनालिसिस। और बहुत सारे क्वेश्चन हर साल यहाँ पे आते हैं प्रीलिम्स में, आप देख पाते हो, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर पाते हैं ऐसे पैटर्न में। आप आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस आप देख सकते हैं अपने चैनल का और बाकी सब चैनल्स का कंपैरिजन कर लेना, किसमें कितनी सारी डिटेल्स कवर की गई है। अब कहोगे डिटेल्स कवर करने की क्या ज़रूरत है? दोस्त यहाँ पे ये एग्ज़ाम है UPSC का, ये डिटेल्स ही मांगेगा। ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ नोट्स इकट्ठे करोगे तभी काम में आएगा, क्योंकि ये अखबार आप दोबारा उठा के देखने वाले हो नहीं। सबको पता है, मैंने भी प्रिपरेशन की है, एक बार पढ़ लिया अखबार दोबारा नहीं उठाता इंसान, सबको पता है। तो इसमें से जो नोट्स बना लिए वही चीज़ आप दोबारा कवर कर पाओगे। तो ये सब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, जो गलती हमने की है वो गलती आप ना करें। एग्ज़ाम में सब चीज़ें जल्दी से यहाँ पर आपका हो जाए, इसलिए आपको कंटेंट मिल रहा है। अब रिप्रेजेंटेशन इसमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंज होता रहता है, प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको मैनेज कर लिया करो यार। इतना ज़्यादा मतलब इशू नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, शर्त यही, क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी डाउन होगी तो उस दिन यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हाँ वो वाली क्वालिटी नहीं आ रही है पहले वाली, है ना। तो वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारा साइक्लिकल स्लो डाउन एग्जैक्टली क्या है। ये जो टर्म है इसको कैसे हम लिख सकते हैं? साइक्लिकल स्लो डाउन एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, एक समय होता है जब हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत कमज़ोर हो जाए, है ना। और ऐसा स्लो डाउन यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आता रहता है। और सर उसी के बाद में जो स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है वो क्या है? ये यहाँ पर एक मोर डीप रूटेड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ है ये और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है साइक्लिकल स्लो डाउन थोड़े समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चरल स्लो डाउन लंबे समय के लिए जो इकॉनमी है वो हमारी कमज़ोर पड़ी रहती है। तो ये यहाँ पे दोनों के बीच का फ़र्क है, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी पूछे आराम से आप यहाँ पे बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर साइक्लिकल स्लो डाउन जब आता है तो इसके पीछे के कारण क्या है, फैक्टर्स क्या हैं।
तो यहाँ पे आप फैक्टर्स को देखेंगे तो चलिए कारण नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो वो है आपका कंजम्पशन पैटर्न। ये स्लो डाउन कब आएगा देश में? जब प्राइवेट कंजम्पशन हो जाएगा कम। धीरे धीरे करके यहाँ पर जो हमारा कंजम्पशन है, अब कंजम्पशन क्या है, जो डिमांड हम लोग कर रहे हैं, हम सामान परचेज कर रहे हैं मार्केट में, अगर हमें अच्छा पैसा नहीं मिलेगा तो हम मार्केट में चीज़ों को क्यों खरीदेंगे? तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिमांड हो जाएगी कम। और यही चीज़ें कंजम्पशन पैटर्न ही भारत के जीडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों की इनकम गिरती नजर आएगी, इनकम ग्रोथ रिड्यूस होगी, तो इससे क्या होगा, अर्बन कंजम्पशन कम होगा, जिसकी वजह से ऑलरेडी यहाँ पर जो इकॉनमी है वो वीक होती हुई नजर आएगी। तो ये आपका हो गया यहाँ पर पहला फैक्टर। नाउ फैक्टर नंबर 2 वो है सेविंग्स। अब जो भी यहाँ पर व्यक्ति, जो भी हाउस होल्ड सेक्टर में जो सेविंग्स होती हैं दोस्तों, वो इंसान थोड़ा पैसा बचा के रखता है, लेकिन आज यहाँ पे वो इस इन्फ्लेशन से नहीं लड़ पा रहा है। सैलरीज कम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इसका बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो सेविंग्स वो कहाँ से कर पाएगा? तो बड़े लेवल में सेविंग्स को नहीं कर पा रहा है। अब बड़े लेवल की सेविंग्स नहीं है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से भी जो यहाँ पर इकोनॉमिकल डाउन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स होती हैं तो बहुत सारा सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ यहाँ पे लोग बढ़ा देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बट वो हो ही नहीं रहा है क्योंकि सेविंग्स नहीं हो रही हैं। तीसरा यहाँ पर जो फैक्टर है वो है एनबीएफसी फेलियर, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब ये कंपनीज कौन सी होती हैं? ये कंपनी वो होती हैं कि मान लो छोटे छोटे बिजनेस हैं, मान लो एमएसएमई की हम लोग बात कर रहे हैं। अब जो छोटा छोटा बिजनेस है, इनको पैसा चाहिए होता है आगे ग्रो करने के लिए। अब एमएसएमई को लोन लेना पड़ेगा, तो वो लोन लेने के लिए किसके पास जाएगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास जाएगा। लेकिन पिछले कुछ समय पर ये कंपनीज ही फेलियर मार चुकी हैं, ये कंपनीज ही सही तरीके से यहाँ पर ग्रोथ में नहीं है। अब ये कंपनी सर्वाइव नहीं करेंगी तो ऑब्वियस ही बात है दूसरे बिजनेस कैसे सर्वाइव करेंगे? क्योंकि एनबीएफसी के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, ये मेजर लोन प्रोवाइडर हैं, बहुत सारा लोन प्रोवाइड करवाते हैं हमारे इन कंपनीज को। तो बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर, छोटे छोटे बिजनेस इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर यही समस्या से गुजरेंगे, इनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो यहाँ पर फिर वो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। अब बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तो ऑब्वियस ही बात है देश के प्रति यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ डाउन रहेगा। फिर बात आती है यहाँ पर तीसरा मॉनसून की। तीसरा फैक्टर, अगर यहाँ पे मानसून का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेकार रहेगा तो इससे यहाँ पे हमारी ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि खेती करने के लिए आपको अच्छा मौसम चाहिए होता है, अच्छा वेदर चाहिए होता है। अब वो नहीं मिलेगा तो आपका जो आउटपुट ग्रोथ है वो कम रहेगा। तो इससे यहाँ पर जितनी भी गाँव लोग की इनकम जनरेशन है, फार्मर्स की इनकम जनरेशन है, वो यहाँ पर कम हो जाएगी। तो अगेन जनरेशन कम हो गई तो यहाँ पर मार्केट में डिमांड भी कम रहेगी। फिर ये तो दोस्तों यहाँ पे साइक्लिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब दूसरी तरफ यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, यानी कि स्ट्रक्चरल स्लोडाउन की बात कर रहा हूँ। मैं आपका दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ। आप इकोनॉमी की किताब उठाएंगे, पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। तो स्ट्रक्चरल स्लोडाउन के पीछे का पहला फैक्टर है इन्वेस्टमेंट। अगेन वही सिमिलर सिनेरियो, इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट की स्पेंडिंग कम है, सेविंग्स वगैरह कम हो रही हैं। जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर हैं, जो नॉर्मल घर हैं, वो सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में। बट प्रॉब्लम यही है कि आज के समय पर ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी हैं, इतनी डिमांड है नहीं। दूसरा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आपको देखने को मिल जाएगा, इसका फेलियर होना। यानी कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं जिनका दिवालिया निकल चुका है, उन्होंने बहुत सारा पैसा लिया था बैंकों से, अब वो पैसा हो चुका है एनपीए, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो पैसा डूब चुका है, वो पैसा बैंकों के पास वापस नहीं आएगा और इंडस्ट्री भी ठप हो गई है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इकोनॉमिकल स्लोडाउन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मेजर कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा, जिस चक्कर में एक इंसान की कुछ सामान खरीदने की जो क्षमता है वो हो जाती है कम। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इससे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, इसमें आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ समस्याएं हैं। तो जॉब ग्रोथ यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएंगी अगर हम जॉब प्रोवाइड करवाते हैं तो। बाकी एग्रीकल्चर को लेकर कुछ पॉलिसीज़ हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर को इनकम है वो बढ़िया इनकम नहीं डेवलप हो पाती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल स्लोडाउन है वो एग्जैक्टली हमको देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपको साइक्लिकल स्लोडाउन और स्ट्रक्चरल स्लोडाउन के बीच के जो क्लैरिटी है वो यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर आते हैं। नाउ फाइनली आता है आज का हमारा एडिटोरियल सेक्शन। तो एडिटोरियल में शुरुआत हम टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ में कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो आर्टिकल प्रेजेंट है दोस्तों, ये क्या बात करता है, द बर्जनिंग एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शंस। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इलेक्शंस आते हैं, जैसे अभी 2024 के लोकसभा के इलेक्शन दोस्तों समाप्त हुए, लेकिन उस इलेक्शन में खर्चा जो हुआ ना वो बहुत ज़्यादा मैसिव हुआ। अब की बार 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट खर्चा गया है। 1 लाख करोड़ रुपीज़ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन यूएस के अंदर अगर आप देख पाओगे तो ये अमाउंट और ज़्यादा बढ़ता चले जा रहा है।
तो क्या सर ये जो इलेक्शंस के ऊपर में एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, खर्चा हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज करोड़ों में खर्चा कर रही हैं, उनके ऊपर कैप लगाने की ज़रूरत है, एक लिमिटेशन लगाने की ज़रूरत है? हाँ है। अब वो लिमिटेशन कैसे लग सकता है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं हमारी, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब इंडिया में ऑलरेडी कुछ लिमिट्स हैं दोस्तों, लेकिन जो लिमिट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक तरफ हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिल जाती हैं, अलग अलग पूरी पार्टीज, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, ऐसी वगैरह वगैरह बहुत सारी पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी। नेशनल पार्टीज भी हैं, स्टेट पार्टीज भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कैंडिडेट्स होते हैं, उस पार्टी के अंदर में कैंडिडेट को चुना जाता है। तो कैंडिडेट जब आता है तो वो भी पानी की तरह पैसे बहाता है। तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर, इलेक्शंस के ऊपर में जो खर्चा होता है ना, उसमें हमने लिमिट तो लगाई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कैंडिडेट के ऊपर में लिमिट है। अब कैंडिडेट के ऊपर लिमिट है मतलब कि भाई इलेक्शन एक्सपेंडिचर में जो कैंडिडेट का लिमिट है, मान लो लोकसभा के लिए कोई कैंडिडेट चुना जा रहा है, तो कम से कम वो 95 लाख रुपए तक, 95 लाख रुपीस तक खर्च कर सकता है बस। इससे ज़्यादा अपने इलेक्शन के ऊपर में कोई खर्चा नहीं करेगा। अब मान लो यहाँ पर कोई स्टेट है, बड़ा राज्य की बात करें, बड़े राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ पे भी इसी तरीके से कह सकते हैं, कोई बड़ा राज्य है या लोकसभा का कैंडिडेट है तो उस पर वो 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। अब मान लो कोई स्मॉलर स्टेट है, छोटा राज्य है, छोटे राज्य का कोई कैंडिडेट चुनकर आ रहा है, तो वो केवल 75 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है अपने इलेक्शन के खर्चों के ऊपर में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे, मान लो और कोई छोटा राज्य और बहुत ज़्यादा स्मॉलर स्टेट है, तो वो 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। तो ये लिमिट्स हैं, लेकिन ये लिमिट कैंडिडेट के ऊपर है कि हाँ एक पर्टिकुलर कैंडिडेट इतना खर्चा कर सकता है। लेकिन जब बात आती है पॉलिटिकल पार्टी में, तो देयर आर नो लिमिट्स ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस। जो हमारे इलेक्शंस होते हैं इसमें कोई भी लिमिट नहीं होगी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। पार्टी कितना भी पैसा खर्च करे, मान लो बीजेपी, कांग्रेस, हम इनकी बात कर रहे हैं, कितना भी पैसा क्यों ना खर्च करें, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। समझ गए? कैंडिडेट के ऊपर बस खाली लिमिट है इंडिया में। तो वो यहाँ पर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है कि आखिरकार जो एक्सपेंडिचर का इशू है वो एग्जैक्टली है क्या। चलिए अब मैं आपको थोड़े से डिटेल्स विद प्रॉपर नोट्स के साथ में समझाता हूँ कैसे यहाँ पर कुछ लिखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आ गया तो कैसे संभालोगे, कुछ डिटेल तैयार करनी है या नहीं तैयार करनी है? बिल्कुल तैयार करनी है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमें ज़रूरत है आज के समय पर इलेक्शन कैंपेन स्पेंडिंग जो हो रही है उसके ऊपर हमें लिमिट्स को लगाने की। तो ये आर्टिकल यहाँ पे इसी के बारे में डिस्कशन करता है। तो सर पहले आज का सिनेरियो सुन लीजिए कि गवर्नमेंट आज इलेक्शन के ऊपर में जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर में खर्चा करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच में 3020 करोड़ रुपए खर्चा है केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट पर, केवल यहां पर प्रचार पर अपने पॉलिटिकल पार्टी का 3020 करोड़ रुपए। उसके अलावा ये यहां पर स्पाइक होता चला गया इलेक्शंस में। अब आप देख पाएंगे 2018-19 में ये केवल 1180 करोड़ के आसपास था, फिर धीरे धीरे करके यहां पर ये बढ़ता चले जा रहा है। फिर कैंडिडेट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे लिमिट है 95 लाख रुपीस की लोकसभा की, 75 लाख रुपए की स्मॉलर स्टेट की, तो यहाँ पे लिमिट्स हैं। लेकिन पार्टी के स्पेंडिंग में कोई भी लिमिट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कितना भी खर्च कर सकती है। तो इसी वजह से 2019 में जो इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी ने 1264 करोड़ रुपए खर्चे, कांग्रेस ने 820 करोड़ रुपए खर्चे। तो भाई यहाँ पर ऐसे करोड़ रुपया खर्चा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से ताकि इलेक्शन वो जीत सके। तो टोटल स्पेंडिंग अगर पार्टीज के माध्यम से अगर हम देखेंगे उस समय पर 2019 में सभी पार्टीज का टोटल खर्चा देखेंगे 50,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा किया था इलेक्शंस में। और वही खर्चा दोस्तों यहां पर इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 1 लाख करोड़ के आसपास जा चुका है, वो भी आर्टिकल में एक्सप्लेन किया जा चुका है ना। क्वेश्चन यहां पर यह है कि तो दिक्कत क्या है, हर जगह होता है, यहां पे भी हुआ। तो दोस्तों अगर हम एक दूसरे रेफरेंस में देखें कि जो इलेक्शन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर जो ये खर्चा हुआ है ना, इसको लेकर कुछ चिंताएं भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चिंता यहां पर यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर में कोई लिमिट नहीं है। कैंडिडेट के ऊपर लिमिट लगा दी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए थी ना कि भाई वो इतना खर्च कर सकती हैं। ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है, कहीं कितना ही हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाएगा। ये पहला चिंता का विषय है। दूसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ मनी ऑन फेयरनेस, यानी ये जो इतना ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च किया जा रहा है, अलग अलग यहाँ पे दो बड़ी पार्टीज आज देश में बीजेपी, कांग्रेस देखने को मिलेगा, इतना सारा पैसा खर्च करेंगे तो इससे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फेयरनेस ऑफ इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ इलेक्शन साफ सुथरे होने चाहिए, स्पेशली वहाँ पे एक धब्बा लगता है। तीसरा यहाँ पे प्रॉब्लम या चिंता है वो है इलीगल पार्टीज एंड ओपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एक एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत सारा कैश वोटर्स को बांट दिया जाता है, फंडिंग कैसे हो रही है उसको छिपा लिया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं इलेक्टोरल प्रैक्टिस में करप्शन होने लगता है इलेक्शंस के अंदर में। तो हम लोग एक तरफ बात करते हैं डेमोक्रेसी की, दूसरी तरफ ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो ये कोई मैचिंग नहीं बैठा ना। तो सवाल यह है
उपाय है कुछ? क्या कर सकते हैं बताइए? व्हाट शुड बी डन अबाउट इट? क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? अब मान लो आप इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, मतलब इंटरव्यू पैनल आपसे इंटरव्यू ले रहा है, आप बैठे हैं वहाँ पे, तो क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्या लगता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर में, तो आप ये चीज़ें बता सकते हैं। आपको लगता है कोई सोल्यूशन आपके उपाय में कुछ दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि हाँ भाई, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहिए, इलेक्शंस के अंदर में कुछ यहाँ पे हमें चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सरकार एड चला रही होती है या जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे इलेक्शन से पहले एड चला रही होती हैं, उन प्री इलेक्शन एड्स के ऊपर में बैन लगा दो, है ना। आप जितने भी गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट है आजकल आप यूट्यूब वगैरह सब पे देख रहे होंगे, इस समय दिखता होगा जब इलेक्शन से पहले, तो उसके ऊपर में बैन लगा दिया जाए। ये यहाँ पे बोला जा रहा है इलेक्शन से 6 महीने पहले ही बैन लगा दो, जिससे जो यहाँ पर ये फंड्स है इनका जो मिसयूज हो रहा है स्पेशली पॉलिटिकल गेन के लिए, वो यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है या दूसरा यहाँ पर जो विषय है उस पर हम काम कर सकते हैं, वो है इक्वलाइज पार्टी एंड कैंडिडेट स्पेंडिंग लिमिट। यानी जैसे आपने कैंडिडेट के लिए जो खर्चा का वो लिमिट में एक रखा है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी एक लिमिट सेट कर दीजिए कि वो इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो एक लिमिट सेट हो जाएगा तो हमें पता है कि भाई हाँ, इलेक्शन में इतना खर्चा होता है, एक सटीक डेटा हमारे पास में रहेगा। अभी एक सटीक डेटा होता ही नहीं है क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है। फिर तीसरा यहाँ पे हम कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट पार्टी फाइनेंसिंग। हमें कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे मेजर्स अपनाने होंगे जहाँ पे इन पार्टी फाइनेंसिंग के अंदर में एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना होगा, ताकि जितना भी कोई डोनेशन कहाँ कहाँ से आया है, कौन सी कंपनी ने डोनेशन किया है ना, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे पैसा खर्च जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च कर रही है, ये सब चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ओवरऑल ये जो पैसा है वो सब मैक्सिमम टैक्स मनी आपको देखने को मिलेगा जो लोगों ने दिया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर में ध्यान रखना ज़रूरी है। एट द लास्ट हम क्या कर सकते हैं, एक लीगल एक्शन ले सकते हैं किसी वॉयलेशन के ऊपर में। यानी कहने का मतलब है आप एक एडिशनल जज को अपॉइंट कर दो हाई कोर्ट के अंदर में, और उनको काम सौंप दो इलेक्शन रिलेटेड केसेस का, कि भाई इलेक्शन को लेकर जितने भी यहाँ पर समस्याएं आएंगी, मान लो कहीं पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो ओवर स्पेंडिंग का कोई इशू है, तो ऐसे अगर कोई भी नियम के वॉयलेशन होता है तो वहाँ पर सीधा सीधा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके अलावा हमारे पास में दोस्तों कुछ कमेटियाँ हैं, उसका नाम ध्यान रख सकते हैं। एक इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है 1998 की, दूसरी है लॉ कमीशन रिपोर्ट यहाँ पे 1999 का। इन रिपोर्ट्स के माध्यम से खुद यहाँ पे बोला गया है कि भैया जो हमारी फंडिंग ऑफ इलेक्शंस है स्टेट के अंदर में, उसको लेकर कुछ उपाय इन्होंने शेयर किए हैं कि भाई इतना यहाँ पे फंडिंग होना चाहिए, कुछ लिमिटेशंस की यहाँ पर बात की है ताकि इस तरीके के प्राइवेट डोनेशंस के ऊपर में रोक लगाई जा सके। समझ गए? तो ये ध्यान में रखिए, ये मैंने आपका आर्टिकल भी कवर करवा दिया, न्यूज़ क्या है उसके अलावा बेसिक डेटा तैयार करके प्रॉपर नोट्स के साथ में आपको ये मिल चुका है। ये चीज़ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कवर। चलिए आगे आते हैं अगली खबर पर। आप दोस्तों अगली खबर इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर यह देखने को मिल जाती है कि व्हाट चैलेंजेस डज इंडिया फेस इन फर्टिलाइजर इंपोर्ट। फर्टिलाइजर क्या होता है? हम खाद की बात कर रहे हैं। आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत में रहता है। तो खेती करने के लिए यहाँ पर जो आपकी फसल उगाई है उसकी सुरक्षा के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए आप खाद का इस्तेमाल करते हैं, यानी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। अब फर्टिलाइज़र में कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है डीएपी, आपने सुना होगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट। एक आपने सुना होगा एनपीके, दैट इज़ एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। तीसरा फर्टिलाइज़र होता है एमओपी, मोरेट ऑफ पोटाश। फिर होता है यहाँ पर यूरिया, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है आज के समय पर, जो हमारे फार्मर इस्तेमाल करते हैं, वो यूरिया का यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। यूरिया सफ़ेद कलर के दाने आपको देखने को मिलेंगे जिनको एज अ खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है हमारी खेती में। अब हम डीएपी, एनपीके, एमओपी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि ये थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। ये यूरिया काफ़ी सस्ता पड़ जाता है इन वाले फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में। लेकिन पिछले कुछ समय पर हुआ यह है, यूक्रेन और रशिया का जो इशू हुआ है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स ये हुई कि दुनिया भर में फर्टिलाइज़र का जो मार्केट है उसके ऊपर में असर पड़ा है, क्योंकि यूक्रेन बहुत सारा रॉ मटेरियल्स देता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। अब क्या हुआ, ये वॉर में फंस गया, जिस चक्कर में मार्केट में प्रॉपर सप्लाई नहीं हुई, तो दुनिया भर का फर्टिलाइज़र मार्केट इफेक्ट हुआ, जिसका असर दोस्तों भारत में भी पड़ा है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आप करंट सिनेरियो देखेंगे तो अभी के समय का, यानी अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो हम कितना खाद इंपोर्ट कर रहे हैं उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, खुद सीधा आर्टिकल में लिख दिया गया है। कोई प्रॉपर डेटा हमारे पास में आज नहीं है कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। पुराना डेटा अवेलेबल है, जैसे 2021-22 की बात करेंगे तो इंडिया का जो ईयरली कंजम्पशन था केमिकल फर्टिलाइजर का, वो 579.67 लाख मैट्रिक टन्स के आसपास था। तो ऐसे 2020-21, 2021-22 ऐसे पुराने डेटा अवेलेबल है, बट वो हमारे इतना काम का है नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया आज के समय पर फर्टिलाइजर के मामले में क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारे को, क्योंकि हम लोग अभी भी फर्टिलाइजर बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से, स्पेशली यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं, वो वॉर में फंस गया।
तो अगर हम आज ये फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो भारत को क्या करना चाहिए इसके बदले में, वो भी यहां पर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। अब सबसे पहले तो दोस्तों ये सुनो, जो मैं आपको बता रहा हूं नीचे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आखिरकार फर्टिलाइजर का जो मेन स्टेटस है भारत में वो एग्जैक्टली क्या है। देखिए, इंडिया जो है ना पिछले 10 सालों में लगभग 500 लाख मैट्रिक टन के आसपास, यानी कि इतना हर साल फर्टिलाइजर हम कंज्यूम कर चुके हैं। और इसमें स्पेशली जो नॉन यूरिया वाला, एक तो होता है यूरिया, मैं आपको पहले बता चुका हूं, और नॉन यूरिया में आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश, डाईअमोनियम फॉस्फेट, ये सब चीज़ें आ गई, एमओपी, डीएपी, एनपीके, ये थोड़े से महंगे होते हैं। तो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो केवल और केवल यूरिया का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूरिया काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि यूरिया का कंजम्पशन कम कर सकें। हमने नीम कोटेड वाला यूरिया भी इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इंडिया का इस तरीके से फर्टिलाइज़र का मामला रहा है। इवन आप देख पाएंगे 2021 में भी, 2021 वाले साल की बात करेंगे तो मतलब 1/4 से ज़्यादा यूरिया का जो रिक्वायरमेंट है भारत का, वो हमने इंपोर्ट करके पूरा किया था। बाहर विदेशों से हम लोगों ने ये यूरिया मंगाया था। तो हम लोग अभी डिपेंडेंट हैं अलग अलग देशों पे, खुद प्रोड्यूस करते हैं तो उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस वजह से इस आर्टिकल में भी दोस्तों एक्सप्लेन किया गया है, जैसे आप देख पाओगे कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो कुछ एक्सपर्ट हैं जैसे डॉक्टर सिटको हैं, उनका कहना क्या है कि इंडिया को अपना फर्टिलाइजर प्रोडक्शन खुद बढ़ाना चाहिए, और आज जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर में फर्टिलाइजर को लेकर, वो निर्भरता कर दो कम। और इसमें सबसे बड़ा सजेशन है लिक्विड नैनो यूरिया का या नैनो यूरिया का, कि सर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कीजिए या लिक्विड नैनो यूरिया का यूज़ कीजिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे यहाँ पर आप अपने देश में जो फर्टिलाइजर की कमी है उसको यहाँ पे पूरा कर पाएंगे। नाउ सर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये लिक्विड नैनो यूरिया क्या होता है। इंडिया अगर लिक्विड नैनो यूरिया को पूरी तरह से रेडी कर लेता है तो कहीं ना कहीं आज जो हम यहाँ पे खाद इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से, वो आने वाले कुछ सालों में दोस्तों हो जाएगा ख़त्म, कम कर देंगे, क्योंकि हम अपने देश में ही ये लिक्विड नैनो यूरिया बना रहे होंगे। लिक्विड नैनो यूरिया दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक लिक्विड फॉर्म का ये खाद है जिसको एक बॉटल में तैयार किया जाएगा। आधे लीटर की बॉटल होगी जो आपके मैक्सिमम एरिया को ये कहीं ना कहीं खाद प्रोवाइड करवा सकेगा। तो इसमें एक न्यूट्रिएंट, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड प्रेजेंट है, और ये लिक्विड आपके प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, है ना। तो एक ऐसा फर्टिलाइजर हमने तैयार किया जो वाइट कलर का लिक्विड फॉर्म में आपको ये देखने को मिल जाता है, जो आधे लीटर की बॉटल में आता है। और इसी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसी का यूज़ करके यहाँ पर आप अपने जितने भी यहाँ पे फसल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हमने अपने देश के अंदर में पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ओपन किया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, गुजरात के कालोल में इसका उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे अगर आप नॉर्मली यूरिया को देखोगे या दूसरे फर्टिलाइजर्स को देखोगे, ऐसे बैग में आते हैं। लिक्विड नैनो यूरिया बॉटल में लिक्विड फॉर्म में तैयार करा जाता है ना। एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ा सकता है। दूसरे नॉर्मल यूरिया के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता होता है। नॉर्मल यूरिया ऐसा आपको सफ़ेद कलर का देखने को मिल जाता है ना, दानेदार, जिसको हम लोग यहाँ पर यूरिया का नाम देते हैं। उसके अलावा तो इसी को हमने लिक्विड फॉर्म में तैयार किया है, और मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया जो है वो भी यहाँ पर भारत ने रेडी किया है, और पहला प्लांट गुजरात के कालोल में खुला है। ये कहीं ना कहीं अच्छी से हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है। तो आर्टिकल में यही मेंशन किया गया है कि आज अगर हमें इंपोर्ट में परेशानी हो रही है, हम दूसरे देशों के ऊपर जो निर्भरता दिखाते हैं, अगर वहाँ से प्रॉपर तरीके से ये सामान नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिक्विड नैनो यूरिया को प्रेफर कर सकते हैं। सर इस पे पैसा खर्च कीजिए, है ना, इसको प्रोड्यूस कीजिए। तो इस पे अगर आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद या कुछ सालों में जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर में वो कम हो जाएगी। सिंपल हो गया। नाउ अब दोस्तों चलिए आते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज एडिटोरियल में सबसे पहला एडिटोरियल ये बहुत ज़्यादा काम का है। ये दो राइटर ने मिलकर इस आर्टिकल को लिखा है। ये बात करती है महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और इसको लेकर क्या क्या इनका कहना है, प्रॉपर डिटेल्स के साथ में ये नोट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ पाओगे, ठीक है। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने तक की ज़रूरत नहीं है। सभी प्रॉपर डिटेल एडिटोरियल से भी डेटा निकाल के आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो राइटर हैं इन्होंने मेंशन किया है कि आखिरकार जुडिशरी के अंदर में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, इसको लेकर स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है ये सुनिए। तो अभी 2022 की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, और उसके अलावा यहाँ पर इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हाई कोर्ट के अंदर में जो जजेस प्रेजेंट हैं, या सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम नहीं सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो हाई कोर्ट में महिलाओं का केवल और केवल 13% रिप्रेजेंटेशन है, बस 13% महिलाएं काम कर रही हैं हाई कोर्ट के अंदर में एज अ जज या एज अ जुडिशरी के अंदर में, उसके बाद कोई महिला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की जब बात करते हैं तो उसमें केवल और केवल 35% का कंट्रीब्यूशन है, अदरवाइज कुछ नहीं है।
उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स हैं हमारे, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। ये मानना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। गोवा में 70% है, मेघालय में 62% है, तेलंगाना में 52% और सिक्किम में अगेन 52%। तो ये डिफरेंस है, डिफर करता है अलग अलग स्टेट्स के अंदर में, ये ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में किस लेवल पर है, ज़रा ये ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड्स लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा वेमेन आपको एज अ जज नहीं देखने को मिलेंगी, समझ गए। तो ऐसा इवन यहाँ पर आप डेटा देख पाएंगे। डेटा ये देखिए बोलता है कि जितने भी टोटल 268 जजेस आपको सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में देखने को मिलेंगे, पूरे इतिहास की अगर हम बात करें अभी तक की, तो केवल 11 महिला ही यहाँ पर उसकी जज बनी हुई हैं, बस 11 महिलाएं जज रही हैं बस। आप इमेजिन कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ऑल ओवर द डेटा देखेंगे तो केवल 4.1% का महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसा क्यों, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब जैसे करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कई सारे जजेस हैं, तो उसमें से केवल 3 महिलाएं जजेस आपको देखने को मिलेंगी। हाई कोर्ट के अंदर में या लोअर कोर्ट्स के अंदर में रिप्रेजेंटेशन थोड़ा फिर भी जाता है, बट सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही ज़्यादा कम आपको देखने को मिल जाता है, समझ गए। अब उसके बाद 2018 की यहाँ पर एक स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये जो स्टडी है ये विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की साइट से लाई गई है। उस स्टडी ने यह बोला कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में स्पेशली लोअर कोर्ट्स के अंदर में रिलेटिवली हाई है, 27% फिर भी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। जबकि हमारे दूसरे कोर्ट्स के अंदर देखोगे, हाई कोर्ट लेवल्स वगैरह हो गए, इनमें यहाँ पर फिर भी कम है। नाउ अब राइटर ये एक्सप्लेन करती हैं आखिरकार सर इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, आखिरकार महिलाओं का जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा कम। रीज़न नंबर 1 इज़ अ पेट्रियार्कल एटीट्यूड, यानी कि पेट्रियार्की आप समझ रहे हैं, जहाँ पर हम लोग मेन को, पुरुष को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द वेमेन। तो यहाँ पर एक पुरुष को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है लेकिन महिला को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है महिला का मेन काम क्या है, फैमिली को संभालना, बच्चे को संभालना, दैट्स इट। इसी को यहाँ पर पेट्रियार्कल एटीट्यूड बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आज के समय पर जुडिशरी में कम है। दूसरा यहाँ पे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वेमेन है वो फॉर्मल वर्क के अंदर में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं घर के काम में लगना, घर का काम संभालना, उसके अलावा बच्चों को यहाँ पे बड़ा करना, बच्चों को पालना, तो ये कुछ इश्यूज़ यहाँ पे होते हैं, उनको लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो वेमेन का रोल है जुडिशरी में वो हो चुका है बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से टाइम नहीं मिल पा रहा। दूसरा अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आज के समय पर जो बहुत सारे ना ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जहाँ पे ऐसे कह सकते हैं वो नियम कहीं ना कहीं वेमेन को फेवर नहीं करते जुडिशरी में आने से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखेंगे एज बार, एज को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो जुडिशियल रूल क्या बोलता है कि जो मिनिमम उम्र है वो 35 साल होनी चाहिए जज बनने के लिए, मिनिमम 35 साल, या फिर कई सारी जगह पर ऐसा होता है कि मिनिमम 55 साल होनी चाहिए। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए लिमिटेड जो मिनिमम एज है वो कहीं पर डिफाइन नहीं है, कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए उसको लेकर कहीं नहीं बोला गया है, लेकिन एवरेज फिर भी बोला जा रहा है कि कम से कम 55 साल के होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो इस उम्र में तो यहाँ पर मैरिज और उसके अलावा जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब यहाँ पर कहीं ना कहीं वेमेन की रिप्रेजेंटेशन को इम्पैक्ट करती हैं। इस चक्कर में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में नहीं हो पा रहा है। दूसरा यहाँ पे समस्या बताया गया है कि कहीं ना कहीं जब रिक्रूटमेंट किया जाता है, यानी जब महिलाओं को भी यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा एज अ जज के तौर पर, तो इसमें बहुत सारे जेंडर बायसनेस जैसी चीज़ें भी नज़र आती हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर हम हायर जुडिशरी की बात करेंगे तो वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम को अपनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम होता है, 5 मेंबर्स होते हैं, 1 सीजीआई होते हैं, बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ऐसी हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम होता है। तो यही कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है, जजेस को कैसे अपॉइंट करना है उसके बारे में जानकारी देता है। यही कॉलेजियम सिस्टम बाकी जजेस को अपॉइंट करता है। तो कुछ रिपोर्ट्स में कहना है कि ये जो यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम है ये खुद ही सेलेक्टिवली यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर वेमेन को ज़्यादा कह सकते हैं कि फेवर मिलता नहीं है। इवन यहाँ पर एक रिसर्च पेपर आया है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल डिस्क्रिशनरी बायस, और इस रिसर्च पेपर ने कई सारे जो यहाँ पर महिलाएं थीं, लगभग कह सकते हैं कि 19 ऐसी महिलाएं थीं जिनका इंटरव्यू लिया गया था ताकि वो हाई कोर्ट का जज बनाई जा सकें या सुप्रीम कोर्ट की जज बनाई जा सकें। उसमें से 13 महिलाओं ने यहाँ पर यह मेंशन किया कि हाँ जेंडर बायसनेस है, जहाँ पे कह सकते हैं मेल जो है उन्हीं को वैल्यू दी जा रही है, उन्हीं को यहाँ पर फेवर किया जा रहा है इन कॉलेजियम सिस्टम में। तो ऐसा यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स का कहना है। फिर यहाँ पर एक और बहुत बड़ा रीज़न है, वो है मिसिंग अ बॉन्ड। 2017 के अंदर बात करेंगे तो एक सीनियर एडवोकेट हैं इंदिरा जयसिंह, उनका कहना यह है कि जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का ये बड़ा है, बट यहाँ पर कह सकते हैं कि फिर भी जिस लेवल पे हम सोच रहे थे वैसा यहाँ पर नहीं हुआ है,
क्योंकि वो रिलेशन यहाँ पे वेमेन को नहीं देखने को मिलता, वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर वेमेन को नहीं मिल पाती हैं कोर्ट्स के अंदर में, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और कई बार कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। जो क्लाइंट है वो वेमेन को ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वेमेन एडवोकेट को, ऐसा भी कुछ होता है। वेमेन को लेकर कोई प्रॉपर सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको लेकर यहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है या मैटरनिटी लीव वगैरह नहीं दी जाती है ना। तो ऐसी कुछ समस्याओं से गुजरना पड़ता है, इस चक्कर में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में कम है, ये बोला गया। इवन जब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो दोस्तों बोला जा रहा है कि लगभग 6000 कोर्ट्स के अंदर में अक्रॉस हमारे पूरे देश में जो 6000 कोर्ट्स हैं उनमें 22% ऐसे कोर्ट हैं जिनके पास में कोई भी प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह नहीं है। तो वेमेन के लिए अगर टॉयलेट वगैरह नहीं है तो उनको वो हर एक फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। ऐसे भी कई सारे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू के अंदर में काउंट करेंगे ना। अब यहीं पर बात आती है कि अगर हम लोग यहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में बढ़ा देते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू बढ़ेगा, है ना। वेमेन का रोल जुडिशरी में जब इंक्रीज होगा तो वो अच्छे से यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल जैसी चीज़ें हो पाएंगी। कोई भी केस यहाँ पर आता है तो वेमेन जो है वो आराम से अपने आप को डिफाइन कर पाएगी, एक्सप्लेन कर पाएगी हर एक चीज़ को, जो कि यहाँ पर वो एक मेल जज के साथ में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाती है चीज़ों को शेयर करने में। तो वो हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वगैरह आई है वेमेन प्रोटेक्शन को लेकर, तो वो भी महिलाओं ने ला के दिए हैं पहले भी। तो एक बड़ा स्टेप हो सकता है जहाँ पे हम महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इक्वालिटी की लड़ाई हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी की कोई लड़ाई हो, तो वहाँ पर वेमेन का रिप्रेजेंटेशन होना जुडिशरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग जस्टिस को और ज़्यादा वाइडर लेवल पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इसके लिए एडिक्वेट लेवल में इनफ मात्रा में होना चाहिए। समझ गए। जो भी जजमेंट्स आएंगे उस जजमेंट के अंदर में जेंडर न्यूट्रल जैसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी जब वेमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ये करना हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर इसको लेकर कुछ वे फॉरवर्ड शेयर करे गए हैं। वे फॉरवर्ड में सबसे पहला काम यहाँ पर यह है कि हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं इस जुडिशरी के अंदर में। इसको लेकर जितने भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है इनके अंदर में कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि यहाँ पर जेंडर सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड हो। यहाँ पर महिलाओं का जो सिलेक्शन है स्पेशली उसको लेकर जो भी आज के समय पर माइंडसेट है उसको यहाँ पर चेंज करना होगा। और स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है पेट्रियार्कल माइंडसेट की, तो पेट्रियार्कल माइंडसेट से ओवरकम करना ज़रूरी है, तभी वेमेन का रोल हम जुडिशरी में इंप्रूव कर पाएंगे। अब पेट्रियार्कल माइंडसेट क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बता ही चुका हूँ। उसके अलावा महिलाओं के लिए हायर जुडिशरी के अंदर में रिजर्वेशन लेकर आया जा सकता है, उनको आरक्षण दिया जा सकता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतनी डिफाइंड सीट्स पर केवल और केवल महिलाएं ही जज बनेंगी। तो ऐसे यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं तो रिजर्वेशन दे के यहाँ पर वेमेन का रोल जुडिशरी में इंक्रीज़ किया जा सकता है। बाकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है जज को बनने की, तो भाई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट ऐसी कर दी जाए जहाँ पर हर एक महिला सूटेबल हो। हमें एट द लास्ट एक रोड मैप की ज़रूरत है। तो राइटर बोलती हैं कि भाई इस जेंडर गैप को काउंटर करने के लिए जो भी हमारी सुप्रीम कोर्ट है इसको ज़रूरत है कि वो एक पूरा आगे के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट शुरू करे, और जो भी यहाँ पर ये गैप है, जेंडर गैप है जुडिशरी के अंदर में, इसको यहाँ पे अच्छे से भर दिया जाए। यही हमारी आज के समय पर एक बड़ी आवश्यकता देखने को मिल जाती है। अब एट द लास्ट यहाँ पर इसका कंक्लूजन वही देखने को मिलेगा कि भाई हमें अभी के समय पर एक सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है अगर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है। तो ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि देखो ये जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है यहाँ से आपसे मेंस में सवाल बन सकता है। अब मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेगा ये मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिएगा और इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है ये सुनिए। डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन इन हायर जुडिशरी, ऑल्सो डिस्कस द प्रॉब्लम्स वेमेन आर फेसिंग इन जुडिशरी। 250 शब्दों में आपको लिखना है कि जो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन है हायर जुडिशरी में ये क्या है, पूरा मैटर, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझाइए। फिर कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर वेमेन फेस कर रही हैं जुडिशरी में वो यहाँ पर बताइए। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन यह है कि उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर चर्चा करें। न्यायपालिका में महिलाओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर भी चर्चा करें। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है।
ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कोऑपरेटिव वेब है वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है। चलिए अगले एडिटोरियल पर आते हैं। नाउ अगले एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है टैकलिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हेड ऑन। अब ये मामला क्या है, ज़रा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से भी बन सकता है मेंस में। तो सबसे पहले सुनिए क्या मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। राइटर क्या बोलते हैं, राइटर साहब ये बोलते हैं कि देखिए मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा क्लासरूम इमेजिन करो जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ नया सीखना चाहते हैं। अब वो अपना जगह जगह पे क्वेश्चन पे हाथ उठाते हैं, सवाल करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। अब कई बार यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो सही से बोल नहीं पाते। अब मान लो यहाँ पर मैम ने कोई क्वेश्चन पूछा क्लास में, तो बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ, उसने हाथ उठाया। अब उससे बोला गया कि बोलिए, तो वो बोलना शुरू किया। अब थोड़ा सा वो स्ट्रगल किया, अब सही से बोल नहीं पाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, उतने में ही मैडम ने उसको बैठा दिया और वो दूसरे बच्चे पे चली गई कि भाई आप बोलो, इनकी बस की बात नहीं है। इससे यहाँ पर क्या हुआ, वो बच्चे की दिक्कत है, वो सही से नहीं बोल पाया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो बच्चा है वो मोटिवेटेड होने के बजाय और ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे जो वो सीखने का उसकी इच्छा है ना वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी कि यार मुझे तो मौका भी नहीं मिल रहा। तो यही यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये एक बहुत गहरी सच्चाई है कि जो स्ट्रगल है आज के समय पर वो केवल कम्युनिकेशन को नहीं है। आज जो हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं वो ये है कि एक आवाज़ को साइलेंस कर दिया जाता है अगर वो सही से यहाँ पर उस टीचर की रिक्वायरमेंट को पूरा ना करे तो, जबकि उस टीचर को प्रॉपर मात्रा में ट्रेनिंग नहीं मिली है कि वो यहाँ पर हर एक बच्चे को अच्छे से ट्रीट कर सके या अच्छे से समझा सके। तो कहीं ना कहीं इसकी वो चक्कर में जो क्लासरूम के अंदर में जो बच्चा है वो और ज़्यादा पीछे रह जाएगा। समझ गए। लेकिन ये सब कुछ कैसे हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी नाम की एक बड़ी प्रॉब्लम है जिससे कई सारे बच्चे आज के समय पर गुजर रहे होते हैं। एक क्लासरूम के अंदर में हर एक बच्चा कोई बराबर नहीं है ना। सबके यहाँ पर जो माइंड्स हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है जब हम लोग बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो इसमें कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है, लिखने में परेशानी होती है, उनका थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। और हाल ही के डेटा ने ये भी सजेस्ट किया है कि 8 से 15% ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, है ना, लगभग 50 मिलियन के आसपास, तो वो कहीं ना किसी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है डिसलेक्सिया का। तो डिसलेक्सिया एक बड़ी दिक्कत है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा सब लेटर्स को मिक्स कर देता है, डी और बी के बीच में कन्फ्यूज़न उसको होने लगता है। ऐसे बहुत सारी और भी समस्याएं होने लगती हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई केवल यहाँ पर मिक्सिंग अप ऑफ लेटर्स की बात तक सीमित नहीं है, यहाँ पर जो ब्रेन जिस तरीके से काम कर रहा है वो भी इम्पैक्ट करता है। जो भी डिसलेक्सिया से पीड़ित है उसको पढ़ने में परेशानी है, कॉम्प्रहेंशन में, मेमोरी का इशू है और भी कई सारी दिक्कतें हैं। सोशल इंटरेक्शन वो नहीं करता। और ऐसी एक और डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं ADHD। अब ADHD का मतलब क्या है, इसका मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको भी कई बार हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसमें एक बच्चा सही से अटेंशन नहीं दे पाता। तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम को हमें इस तरीके से बनाना होगा ताकि वो हर एक बच्चे की ज़रूरत को पूरा कर सके। ऐसा ना हो यहाँ पर बच्चे जितने भी एक क्लास में प्रेजेंट हैं सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। स्टडीज़ यहाँ पर यह मेंशन कर चुकी हैं कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनके पास में ऐसी ट्रेनिंग, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो यहाँ पर बच्चे को हर एक क्लास में हर एक बच्चे को सही से ट्रीट कर सकें। और कोविड-19 ने इस सिचुएशन को और ज़्यादा बदतर कर दिया। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आज के समय पर तैयार नहीं हैं कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकें जो लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजर रहा है। टीचर्स हमारे अनप्रिपेयर हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो वो यहाँ पर एज एग्जाम्पल राइटर ने शो किया है। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है किस चीज़ की, एक प्रॉपर सपोर्ट की। और ये सपोर्ट हमें स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर को भी करना पड़ेगा। दोनों के ऊपर यहाँ पे काम करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। जो रियल चेंज है वो कहाँ पे कर सकते हैं, जब हम टीचर्स को, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे जैसे टीचर जब कोई बनता है तो उसको बीएड करना ज़रूरी है ना। तो जब वो बीएड परफॉर्म करता है तो बीएड प्रोग्राम्स में उसके ऊपर फोकस करना होगा, उस टीचर को यहाँ पर टीचिंग मेथड समझाने होंगे। लेकिन आजकल क्या होता है भाई, बीएड लोग ऐसे ही कर लेते हैं घर बैठे बैठे, और करने के बाद में ऐसे सीधा यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, टीचिंग करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो बीएड प्रोग्राम्स को फोकस करना चाहिए यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर में। तो यहीं से शुरुआत हो पाएगी।
इसी को लेकर यहाँ पर राइटर एकदम लास्ट यहाँ पर वे फॉरवर्ड मेंशन करते हैं कि जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, इससे लड़ने के लिए हमें कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम्स को डेवलप करना होगा, जिसमें हमें कुछ नए नए टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों की ज़रूरतों को समझ सकते हैं, उनका दोस्त बन के समझना होगा। कुछ कंट्रीज़ यही कर रही हैं। फॉर एग्जांपल फिनलैंड का एग्जांपल दिया गया है। फिनलैंड यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को यंग एज में ही यहाँ पर सपोर्ट कर रहा होता है, जो भी बच्चे इस तरीके के लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजरते हैं। तो ऐसे ही हमें कदम उठाने होंगे। आज हमारे पास में टेक्नोलॉजी एक अनदर लेवल पर है, तो एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। यहाँ पे नए नए टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा AI पावर्ड लर्निंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कई सारे इनिशिएटिव हैं, PM ई विद्या, दीक्षा, ई पाठशाला, ये सब डिजिटल इंडिया के अंदर में यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रियल चैलेंज यहाँ पर यह है कि ये जो टूल हैं हर एक बच्चे तक पहुँच पा रहे हैं जो स्पेशली लर्निंग डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है? नहीं। तो हमें यहीं पर एक काम करने की ये ज़रूरत है। उसके अलावा एट द लास्ट हमें इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। यहाँ पे टीचर्स को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और तभी वो बच्चे को सही तरीके से ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा पाएंगे। और इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे तारे ज़मीन पर मूवी है, उसके माध्यम से लोगों को पता चला कि हाँ ऐसे बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उनके लाइफ में। पेरेंट्स यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं उन बच्चे की नीड्स को, पेरेंट्स को बस खाली रिजल्ट चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का अवेयरनेस फैलाना होगा, पेरेंट्स को एजुकेट करना होगा, ये बताना होगा कि हाँ बच्चे ऐसी भी समस्याओं से गुजरते हैं, तो आपको समझना होगा, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपने स्टेप्स लेने होंगे। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर एक बड़ी समस्या राइटर ने काउंटर की है। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। तो एट द लास्ट यहाँ पर इनका कहना यही है कि हमें मिलकर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करना होगा, और ऐसा क्रिएट हम कर सकते हैं जहाँ पे किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ा जाए। हर एक बच्चा, चाहे वो क्यों ना लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजर रहा हो, लेकिन उसको हम साथ में लेकर चल सकें। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट सा सेशन। चलिए आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पर। तो आज का वर्ड है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट वर्ड का यूज़ करके यहाँ पे आपने एक सेंटेंस बनाना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ये वर्ड है जो आपके वोकैब को इम्प्रूव करेगा। डिसबर्समेंट मतलब क्या होता है कि भाई किसी का जो मतलब मनी पेमेंट है वो यहाँ पर कर देना। मान लो एक स्पेशल पर्पस के लिए हमने एक फ़ंड बनाया था, उस फंड में से यहाँ पर पैसे को डिसबर्स कर देना, यानी कि वो जो फंड है उसका डिसबर्समेंट कर दिया, उसका पे आउट कर दिया जहाँ पे देना था। ठीक है, तो डिसबर्समेंट यहाँ पर रेफर कर सकता है टू द मनी दैट इज पेड आउट, जो दिया जा चुका है। अब इसी डिसबर्समेंट का यूज़ करके नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग सेंटेंस बनाइएगा। ये सेंटेंस आपको हेल्प करेंगे आपके वोकैब में, आपके कॉम्प्रहेंशन पैसेज में। नाउ एट द लास्ट यहाँ पे आता है आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पूछा गया था कृष्ण नदी को लेकर। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो तुंगभद्रा नदी है वो कृष्ण नदी की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, जबकि मूसी नदी यहाँ पर राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर सरासर गलत है। जबकि दूसरा सही है कि हाँ कृष्ण नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, तो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर B2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। पहला वाला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि दोस्तों जो तुंगभद्रा नदी है वो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, जबकि आर्टिकल यानी इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। तो दोनों को एक्सचेंज कर दो, तुंगभद्रा यहाँ पे राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है और मूसी यहाँ पर लेफ्ट बैंक है। अगर ये ऐसे दिया हो गया होता तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 सही होता, बट ऐसे नहीं दिया गया है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और बाकी स्टेटमेंट 2 हमारा यहाँ पर सही है। तो यह है दोस्तों आज का हमारा सेशन। बाकी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे जो प्लेसेस इन न्यूज़ का क्वेश्चन दिया गया था उसमें बोला गया था सांभर लेक को अच्छे से मैप में देख लेना। तो सांभर लेक की जब बात करते हैं तो सांभर लेक एक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक आपको देखने को मिलेगी भारत में, जो स्पेशली राजस्थान के अंदर में नागौर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, अब अगर हम लोग राजस्थान को देखेंगे तो उससे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसे सांभर लेक को रामसर साइट भी डिक्लेयर किया जा चुका है, वो भी 1990 में 1990 में। तो ये दोस्तों हमारा इंडिया का मैप है और ये है हमारा यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान कई सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, जैसे ऊपर पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, और इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ में लगती है। राजस्थान के मैप को जूम करके देखेंगे तो ये है दोस्तों यहाँ पर जयपुर और यह है नागौर। दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो लेक है वो आपको देखने को मिल जाती है, सांभर लेक, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।